हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है हमारी और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड जो हमारी बुक है उसी का चैप्टर नंबर 3 चलना है, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और उसी में हम सब चैप्टर 3 को आपका देख रहे थे, जिसमें हम महायुद्धों के बीच भारतीय महायुद्धों के बीच जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो हमारी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं थी उन्होंने कैसा प्रारूप कर लिया। और इस प्रारूप में आपने देखा कि ब्रिटेन जैसी संपन्नशाली अर्थव्यवस्था जो वर्ल्ड में नंबर 1 थी, वो कैसे कर्जे में डूब गई और कैसे यूएस उभरा। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के दौर में आपका देखना शुरू किया था। क्लियर है? और इनको हम बहुत अच्छे से एक एक करके देख रहे थे। युद्धकालीन रूपांतरण क्या था, जर्मनी ओटोमन हंगराज्य क्या था, कैसे उनमें युद्ध लड़े गए, कितने लोग आपका मारे गए, ये सारी चीजों को हमने इसमें आपका गौर करके आपका देख लिया था। ठीक। और इतने पार्ट पर हमने बात करी कैसे युद्ध के बाद आपके सुधार किए गए, कैसे ब्रिटेन पहले विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और यह युद्ध के बाद बहुत लंबे तक समय तक संकट का सामना झेलती रही। यूएस से जमकर ये कर्ज लेते रहे और बाद में यूएस में ब्रिटेन पर बहुत भारी कर्जे का दबाव हो गया। ये आप देख सकते हैं। युद्ध के कारण आर्थिक माहौल कैसा बिगड़ा, ये आप देख सकते हैं। उत्पादक स्थिति कैसी बन गई, इसको हम लोग आपका देख लेंगे, बात करेंगे। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग किस प्रकार से बढ़े घटे और कैसे हमको दिखाई दिए, इस पर भी हम गौर करके एक एक करके आपका बात कर लेंगे। कुछ समय के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लगा। 20वीं दशक तक के शुरुआती सालों में हम लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें देखने के लिए मिली हैं और उनको भी हम लोग देखेंगे। 1920 के दशक में अमेरिका अर्थव्यवस्था के बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उत्पादन में मास प्रोडक्शन था, सिलसिला चला। लेकिन 1920 के दशक तक आम अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन विशेष बन गया था। कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने कैसे कार किया, डेट्रॉइट में गूचड़ खाने को कैसे उन्होंने असेंबली लाइन में बना दिया। और आपको पता है डेट्रॉइट में पहला ऐसा है जहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपका शुरू हुई थी यूएस के अंतर्गत। क्लियर है? तो जो गूचड़ खाने की बेल्ट में जिस तरह से मांस चलता था, उसी का देखकर हेनरी फोर्ड के दिमाग में एक विचार आया, क्योंकि ना हम ऐसे कार वगैरह को असेंबलिंग कर सकते हैं। तो यार ये सारी चीज इसको हमने क्या कहा गया आपका, कन्वेयर बेल्ट कहा। तो कन्वेयर बेल्ट की स्थिति को आपने पढ़ा कि आखिर में कन्वेयर बेल्ट क्या है, हेनरी फोर्ड्स क्या थे, उसके कारखाने, 3 मिनट का माहौल क्या था आपके तैयार होने के लिए। इन सारी चीजों को हमने इसमें देख लिया। शुरुआती दौर में फोर्ड्स की क्या स्थिति थी, इन सब चीजों को हमने पढ़ा, विचार करा। तनख्वाह वाले मामले को हमने वो आपका देख लिया और अच्छे से निकाल कर गौर कर कर विचार किया और इनको हम लोग आपका देखते रहे। ठीक है? और इसी को हमने गौर करके एक एक करके हमने इन सारी चीजों को देखा। तो 1920 के दशक में आवास और निर्माण में उछाल, अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुकी थी। मकान निर्माण, भवन, ये सारी चीजों को हम लोग आपका देख ही रहे थे। ठीक। उपभोक्ताओं के मामले के लिए अमेरिका में कुछ विशेष पूर्ण निर्यात चीजें थी, उनको हमने आपका देख लिया किस प्रकार से थी। तो कल जो हमारा लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो महामंदी को समझा रहा था कि 1929 में जो महामंदी आई, पूरा जो और देश थे सब प्रभावित हुए, यहाँ तक कि यूएस भी इससे प्रभावित हुआ। लेकिन वो उससे निकल भागा और बहुत सारी चीज जो है रास्ते हुए। कुछ कारण हमने देखे कि किन कारणों से महामंदी आई थी, इनको हम लोग आपका देख चुके थे। तो एक बार आप लोग यहाँ तक पूरा इसको गौर करके देख लीजिए, फिर उसके बाद भारत और महामंदी के दौर को हम लोग लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर हम पिछला चीज आपका रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर में, तो फिर कोई हमको समस्या आने वाली है नहीं, क्योंकि हम पिछले चैप्टर को जो हमने पीछे पढ़ा है उसको लिंक कर पाएंगे जो हम आज पढ़ेंगे। तो एक बार प्लीज आप लोग इसको जल्दी जल्दी आपका देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए, भारत और महामंदी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, भारत और महामंदी। यदि हम इस बात को ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, जब मंदी आ रही है, महामंदी है, सब देश प्रभावित हो रहे हैं, तो भारत का असर इस पर क्या रहा, भारत के प्रभाव क्या रहे, इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था
कितनी एकत्र हो चुकी है दुनिया के हिसाब में, पैदा होने वाले संकट कपहाते बाकी हिस्सों में भी पहुंच जाती है। यानी कि जो खून की कपकहाट है वो और हिस्सों में भी आपका पहुंच जाती है, और उसने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्थाएं और समाज को प्रभाव में उठाया है। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत कृषि का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। यानी जो भारतीय आपका व्यापार था, महामंदी ने इसको आपका प्रभावित किया है। 1928 से लेकर 1934 के बीच आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यह भी कीमतें नीचे आई। 1928 से लेकर 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतें 50% गिर गई। अब मुझे एक चीज बताइए, जब आपका निर्यात आयात पे आपका प्रभावित होगा, आयात निर्यात घटेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, तो आपकी कीमतें क्या होती हैं? आपकी देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, कीमतें आपकी नीचे आती हैं। कीमतों में क्या होगा? डाउनफॉल होगा। और जब कीमतें आपकी नीचे आएंगी, कीमतों में आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा, तो भारत में भी गेहूं की कीमतें गिरी। और ये टाइम था 1928 से लेके 1934 के बीच का समय था। ठीक, 1928 से लेके 1934 के बीच का समय था, जहां 50% गेहूं की गिर चुकी थी। अब गेहूं का जो प्रतिशत गिरेगा, तो किसान जो इस टाइम गेहूं वो आपका पैदा कर रहे हैं, वो उसे बेचेंगे किस रेट पर? यानी कि मान लीजिए जो गेहूं आपका 100 रुपए का बिक रहा था, वो गेहूं बिकेगा 50 रुपए। अब इस 50 रुपए में मान लीजिए 30 रुपए लगान फिक्स है। अब 30 रुपए उनको लगान पे करना है। अब किसान के पास बचे कितने? 20 रुपए। 20 रुपए में उसकी लागत भी है, और 20 रुपए में अपने परिवार का जीवन कैसे चलाएगा? तो क्या भारत कितना प्रभाव हो रहा है, आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि शहरी निवासी के मुकाबले किसान और काश्तकार को ज्यादा नुकसान है। किसान जो शहरी लोग, तो उसे तो बेनिफिट हुआ ना, सस्ते में चीजें मिलने लग गई। लेकिन जो किसान हैं, ये जो काश्तकार जो इनका काम करते हैं, उनको नुकसान पहुंचा। यदि कृषि उत्पाद की कीमतें तेजी से गिरी, लेकिन सरकार ने लगातार लगान वसूली में छूट से इनकार कर दिया। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपका लगान देना पड़ता था, उससे साफ उन्होंने इनकार कर दिया कि भैया हम टैक्स कम नहीं करेंगे। और सबसे बुरी मार उन काश्तकार को पड़ी जो विश्व बाजार में अनाज पैदा कर रहे थे। जो आपका बेचने के लिए जो अनाज पैदा करते थे, जो ट्रेड करते थे, उनका अनाज बिका नहीं, यानी कि कॉस्ट ही निकली। और कॉस्ट निकली तो फिर वो आपका लुट गए। तो ये आप उन पर प्रभाव देख सकते हैं। कुछ उद्योग आपको दिखाई देंगे जिन पर उनका प्रभाव पड़ा या नहीं। चलिए, बंगाल में आप देखते हैं, बंगाल के जूट और पटसन उत्पादक को देखिए। जो आपका वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, इन यहाँ के जो, अब ये पूरा क्षेत्र पहले बंगाल में आता था, तो हम इसको बंगाली कहेंगे। तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, वर्तमान का वेस्ट बंगाल और उस टाइम का बंगाल, आपका बांग्लादेश, ये आपका बंगाली है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कच्चा पटसन होता है, ठीक, जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती हैं। आप देखते हैं जिनसे जो गेहूं वाली बोरी बनती है, अनाज वाली बोरी बनती है ना, वो इसी टाट की बनती है। जब टाट का निर्यात बंद हो गया, तो कच्चे पटसन की कीमतें 60% से भी ज्यादा गिर गई। जो चीज 100 रुपए की बिक रही थी, वो कितने की बिकने लग गई? आपका 50 रुपए से भी नीचे की। 60% गिरा, ठीक है। यानी कि बेसिकली वो चीज अब 40 रुपए की हो गई। ऐसे देखिए, 40 से भी और कम ही जाएगी, 40 से भी नीचे गई। ठीक, जिन काश्तकारों के दिन फिरने की उम्मीद थी कि भैया चलो उत्पादन अच्छा करेंगे, रेट ठीक मिल जाएगा, हमारे दिन फिर सकते हैं, बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने पर वास्तव में कर्जे ले लिए थे। अब वो चाह रहे थे कि भैया इस बार बिकेगा, उन्होंने आपका 40 रुपए का ही आपका कर्जा ले लिया। अब वो कहाँ जाए? जितना कर्जा लिया था उससे ज्यादा तो बाबा कर्जा हो गया, तो बिके क्या? इसमें डूब गए। ठीक, और उनकी हालत उपज का सही मोल ना मिलने के कारण खराब थी। दिनों दिन कर्जों में डूबते जाते रहे थे। इस दिन विपत्तियों में रखकर बंगाल में कवि लेखक ने लिखा है कि जो विपत्ति आई है, उसमें एक लेखक ने एक लेख लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान दीजिए।
चलो भाई नगद की उम्मीद में ज्यादा पटसम तुम उगाओ, लागत और कर्ज में पिसकर ना उम्मीद पाओ, सारी पूंजी लगाकर सारी पूंजी लगाकर फंसकर फसल खड़ी फसल खड़ी हो जाओ, घर पर बैठे बंदगी में 5 रुपए मन भाव बनाओ। अब देखिए 5 रुपए भाव मिलेगा। तो इस कविता के माध्यम से पटसन उद्योगों, जो लोग पटसन उगा रहे थे, उनके मनोभाव को दिखाया कि कैसा उनका मनोभाव। चलिए हो गया। अब कह रहे कि पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज्यादा कर्जे में डूब गए। अब हम भारत की स्थिति बात कर रहे हैं, वर्ड छोड़िए, अब हम डूबते जा रहे हैं। खर्चे पूरे करने के चक्कर में बचत खत्म हो चुकी है, कि सेविंग की तो बात ही छोड़ दो, कर्ज जो चीजें वही पूरी नहीं पड़ रही। जमीन दूध खरोच पर गिरवी पड़ी थी, घर में भी गहने जेवरात बिक चुके थे। मंदी इन्हीं सालों में भारत कीमत धातु, खास तौर पर सोने का निर्यात करने लगा था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने तो निश्चित ही मदद मिली, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष, उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उस समस्त महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल नाफरमानी का आंदोलन शुरू कर दिया। किसी ने कहा भैया 1930 का समय है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर चुके थे। क्योंकि ये भी वो दौर है कि जब कह रहे हैं कि भारत में मंदी बढ़ रही है, महामंदी बढ़ रही है, और कारण आप जान चुके हो क्यों बढ़ रही है। चलिए, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। देख लिया, यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं थी। कीमतें गिर जाने के बावजूद शहर में रहने वाले लोगों की हालत ठीक रही। कीमत गिरने के बाद भी जो शहर के लोग रहे थे उनकी हालत ठीक रही, क्योंकि उनको चीजें सस्ती मिल रही थी। जिनकी आय निश्चित थी, शहर में रहने वाले जमींदार अपनी जमीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, यानी कि मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी राष्ट्रवादी खेमे के दबदबाव में उद्योग की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी से कमी आ रही थी। क्या रहा था? उद्योग निवेश में आपका तेजी से कमी आ रही थी। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, चैप्टर नंबर 4। अब ये तो वो था जब पूरी अर्थव्यवस्था गिर गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। अब एक टाइम आएगा जब अर्थव्यवस्था दोबारा आपका रिकवर करेगी। क्या लिख रहा है? विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्धोत्तर काल, युद्ध के बाद में जो आपका सुधरी है, उसके विषय में हम लोग पढ़े। तो महामंदी का दौर को हमने बड़े गौर करके पढ़ा, बड़ी उम्मीदों से देखा कि किस प्रकार ये आपका बढ़ चढ़ कर सामने आई है। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन बच्चों? चलिए, कह रहे हैं कि पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद केवल 2 दशक बाद, 2 दशक यानी कि 20 वर्ष, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। युद्ध भी दो बड़े खेमे के बीच था। आपको पता है मित्रराट और सेंट्रल पावर लड़ रहे थे, और मैंने आपको बताया था एक की तरफ आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, ठीक। दूसरे में कौन लड़ रहा था? जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन साम्राज्य लड़ रहे थे। एक गुट में धुरी शक्ति मुख्य रूप से आप देखिए नाजी यानी कि जर्मनी, जापान और इटली, ये साथ थे। जर्मनी, जापान और इटली, जे फॉर जर्मनी, जे फॉर जापान, ई फॉर इटली। दूसरे खेमे में थे ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस और अमेरिका। अब यहाँ 2 मेंबर नए आ गए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जापान और यूएस, ये दोनों नए। 6 साल तक युद्ध चलता रहा। जर्मनी हवा और पानी असंख्यक मोर्चों पर लड़ता, हर जगह पूरी टक्कर उसने ली। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद तक सीमा नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। सोच के देखिए कितने लोग मारे गए? करीब 6 करोड़ लोग जो हैं वो आपका मारे गए। 1929 में वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था और करोड़ों लोग घायल हो गए।
अब तक युद्ध में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज्यादा थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज्यादा मारे गए जो मोर्चे पर नहीं लड़े थे। यूरोप और एशिया के भूविशाल भाग तबाह हुए। कई शहरों पर हवाई बमबारी लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। युद्ध में बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही ने जन्म लिया। ऐसी हालत में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने लगा था। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम बड़े प्रभाव के सामने आया। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाजी जर्मनियों को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता भारी कुर्बानी दे रही थी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उस दौरान सोवियत संघ के लोग अपने देश में पिछड़े खेतिहार की जगह एक विशाल शक्ति की हैसियत से लड़ रहा, क्योंकि वो जो है मार्क्सिस्ट शक्ति है, वो दूसरों से मतलब ट्रेड नहीं करते, वो दूसरों से प्रभावित नहीं होते। कैपिटलिस्ट सबसे ज्यादा आपका प्रभावित होती है, ठीक। और देखिए, युद्ध के बाद एक रूस का एक क्षेत्र आपको दिखाया गया है कि कैसे रूस के क्षेत्र आपके प्रभावित हो। तो आपने देख लिया, यहाँ तक कोई डाउट किसी का? युद्धोत्तर महाबंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्था, दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभव ने से अर्थशास्त्री और राजनीतिक ने दो अहम सबक निकले। क्या निकले? दो अहम सबक निकले। पहला, बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जाता। जितने भी बड़े औद्योगिक समाज हैं, उन उपभोग के बिना आप उनको कायम नहीं रख सकते। यानी अगर आप चाहते हैं कि समाज आपका आगे बढ़े, तो आपको बड़े लेवल पर उत्पादन करना होगा। लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि आमदनी काफी ज्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं होगी। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार की जरूरत होती है। कैसी होती है? पूर्ण रोजगार की जरूरत होती है। लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिति केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए नहीं सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा बड़ा सबक दुनिया के आर्थिक संबंधों के बारे में था, जो पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता था जब सरकार के पास कुछ वस्तु और पूंजी श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। तो ये भी एक समस्या आपकी यहाँ पर इस समय हमको देखने के लिए मिलेगी। संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिति एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने लिए इस फ्रेमवर्क में जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्बर्ग में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आपका नामक एक संस्था पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन की सहमति बनी। यही टाइम है 1944 का, जब आपका ब्रिटेन वुड्स में सम्मेलन होता है कि भाई लोगों को रोजगार देना है, युद्ध बहुत कर लिए, लड़ लिए, समाज को स्थिर चलाना है, लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर आपका क्या करेंगे, काम बढ़ाएंगे। यानी पहले लड़े, अब समझदारी वाली बात कर रहे हैं। और ऐसा ही हुआ, यहाँ से ही आपका ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ और इसी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण संस्थाओं का जन्म हुआ, जिन्हें आप पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक। तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही यहां से निकली हैं। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया आपने? सदस्य देशों के विदेशी ऋण लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में हम वर्ल्ड बैंक है, इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्था या ब्रिटेन वुड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स भी कहा जाता है।
विश्व बैंक और आईएमएफ ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थाओं का निर्माण प्रक्रिया पश्चिमी औद्योगिक का भी नियंत्रण रहा है। अमेरिकी विश्व बैंक और आईएमएफ ने किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ कहा गया है कि अमेरिकी विश्व बैंक और आईएमएफ में किसी मामले में वीटो कर सकता है। तो यहाँ सबसे पावरफुल किसको बनाया गया? यूएसए। या ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्थाओं के एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। सबसे पहले ध्यान रखिए कैसे है। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय के साथ मौद्रिक रूप से जोड़ने की वाली व्यवस्था है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्था को जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रिटेन बुश व्यवस्था निश्चित विनिमय दर पर आधारित होती है। इसमें राष्ट्रीय मुद्रा, भारतीय मुद्रा, रुपये, डॉलर एक निश्चित विनिमय दर बने हुए हैं। $1 के बदले में कितने रुपए देंगे यह स्थिर रहता है। डॉलर का मूल्य सोने से बंधा हुआ है। $1 की कीमत 35 औसत सोने के बराबर होती है। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ तक आप देख लीजिए, फिर आगे हम लोग आपकी चर्चा करेंगे। ये रहा ब्रिटेन वुड्स की बिल्डिंग है, दिखाई दी है, इसको देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इसमें इतना हमने देख लिया। तो जो है आज फिलहाल इसके लिए इतना ही। आप थोड़ा सा रिवीजन करके आइए, कल इसी में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आपका, और इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो रिवीजन करके आइए, कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।